जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सीजीएल के मात्र बचे हैं अब आपके पास 30-31 दिन बचे हुए हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे अपनी चरम रिवीजन पर होंगे। तो अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम होती है आपकी जीएस की। मैं ये कहता हूँ बच्चा मैथ्स तैयार कर चुका होगा, वो रीजनिंग तैयार कर चुका होगा, कहीं ना कहीं वो इंग्लिश भी तैयार कर चुका होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय उस बच्चे के दिमाग में रहेगा वो रहेगा जीएस का विषय कि जीएस को फाइनली मैं कैसे रिवाइज करूं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीएस के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे इसमें ज्यादा नंबर ला सकते हो। भाई बहुत सीधी सी बात सुनो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अल्टीमेटली आपको जीएस में स्कोर ज्यादा करना ही पड़ेगा। कट ऑफ अगर पिछले सालों की बात करो तो उनको देखने के बाद भी ये पता चलता है कि अगर आपने जीएस में स्कोर अच्छा नहीं किया ना भाई, तो अल्टीमेटली ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, इस वीडियो को आप 10-15 मिनट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीएस करने का तरीका पता चल जाएगा कि आप तरीका क्या लगाएं कि जिससे आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाए। चलिए समझते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले आपका 30 डेज है, तो मैं 30 डेज में कोशिश करूंगा कि आपको जीएस का बेस्ट तरीका बताऊं कि कैसे आप जीएस तैयार करें। तो सबसे पहली चीज है, मैं इन 10 पॉइंट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। पहला क्या पॉइंट है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी इस बार कितनी है, इंपॉर्टेंट आपको डेट्स जो आपको याद रखनी है, एग्जाम पैटर्न, टॉपिक वाइज वेटेज, कोर सब्जेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज क्या क्या आपको रखने हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या करता है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से मैंने बनाया ताकि हर बच्चा इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि इस बार को देखकर या लास्ट टाइम को देखकर हम कट ऑफ का अंदाज लगाते हैं, लेकिन पहले वैकेंसी जानना जरूरी है, कितने फॉर्म भरे गए ये जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं 2020 के अंदर तो लगभग 7035 वैकेंसी देखने को मिली थी और फॉर्म जो है वो 21 लाख भरे गए थे। 21 लाख से ज्यादा ही है, 22 लाख के अराउंड है। 2021 के अंदर 7000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी है, 600-700 के अराउंड वैकेंसी ज्यादा नजर है, 690 समझ लीजिएगा, और 20 लाख फॉर्म भरे गए थे। सेम इसी तरीके से 22 में बम्पर वैकेंसी नजर आई थी, फॉर्म भी ज्यादा भरे गए थे। 23 में आपको वैकेंसी कम ही देखने को मिली थी, फॉर्म की संख्या ज्यादा ही थी। 2024 के अंदर वैकेंसी अच्छी थी और यहां पर हम लोगों को फॉर्म भी ज्यादा देखने को मिले थे। अभी तक फॉर्म का डाटा तो नहीं है, लेकिन 25 के अंदर 14,582 वैकेंसी है, जो कि मुझे लगता है अगर आप पुराने सिनेरियो को देख भी लोगे तो वैकेंसी अच्छी खासी है। तो वैकेंसी देखने का ये मतलब नहीं कि कट ऑफ नीचे जाएगी, वैकेंसी देखने बस ये अंदाज लगता है कि हाँ यार इतनी सीटें हैं और जो बच्चे काबिल होंगे वो सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, आप ये चीज समझ लीजिएगा कि जब भी वैकेंसी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो भी ज्यादा भरे जाते हैं। ये आप यहां इस डाटा से देख सकते हैं। देखो वैकेंसी ज्यादा थी, फॉर्म ज्यादा भरे गए, वैकेंसी ज्यादा थी, फॉर्म ज्यादा भरे गए, तो ज्यादा फॉर्म भी तो भरे जाते हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पिछली बार का कट ऑफ पे अगर हम आते हैं, इधर आइएगा मेरे भाई। अगर ये तो देखो आपको डेट्स अच्छे से पता है कि 13 अगस्त से आपका पेपर जो है अब होगा, ये आपको कंफर्म है, अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है। तो 13 से 30 अगस्त तक जो है आपका एग्जाम होने वाला है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, हम 8 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 1 महीने का समय, क्योंकि 1-2 दिन तो वैसे भी हमारा खराब हो ही जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि सीजीएल टायर 1 में हर बच्चा जो एग्जाम देने वाला है वो किन किन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको रीजनिंग के यहाँ पर 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल, एप्टीट्यूड के 25 सवाल और इंग्लिश के 25 सवाल। ओवरऑल पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा। हर सब्जेक्ट इक्वली वैल्यूएबल है, यानी बराबर के नंबर रहने वाले हैं, तो इसके लिए चिंता मत करो। देखो मैं हमेशा ही कहता हूं, एग्जाम से 1 महीने पहले तक ना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पहले ही बच्चा तैयार कर लेता है। जहां के एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम होती है वो होती है जीएस। अब आगे चलिएगा भाई, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, 25-25 सवाल, 50 नंबर का ईच, 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। अब आते हैं सीधा जीएस के ऊपर। देखो भाई जीएस का ऑटोमेटिकली हम लोग जानते हैं कि जीएस के ना सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट पढ़े और काम खत्म हो गया। सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है, और मैं इसीलिए ना इस वीडियो को बड़ा ध्यान से बना रहा हूं ताकि हर बच्चा इस चीज को समझे। तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट। अब ध्यान सुनना, जब भी मैं इन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा हमेशा ध्यान रखना ये आपके जीएस का कोर होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये जीएस का कोर सब्जेक्ट होता है, यानी इसकी थ्योरी हमें जर्नली पढ़नी चाहिए। वही बात आता है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और मिसलिनियस के बारे में, तो इसके अंदर भाई थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है, क्योंकि स्टैटिक जीके जर्नली बच्चा जो है करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है डर जाता है। तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे वहां तक भी पहुंचना है। करंट अफेयर का कोई सर पैर नहीं पता, कभी वो 1 साल का पूछता है, कभी वो 1.5 साल का, हो सकता है 2 साल पुराना भी पूछे। तो करंट अफेयर में मैं कितना करूं, क्या करना है। और मिसलिनियस का मतलब क्या होता है, वो रैंडम कुछ भी पूछता है जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, ये भी आपको जानना होगा। ठीक है भाई मेरे।
अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में, तो आप एवरेज क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 2024 के डाटा की बात कर रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट का वेटेज आप देखिएगा। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं 4 से 5 एवरेज क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात 2 से 3, अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं 2 से 3, वही इकोनॉमिक्स के 2 से 3 है, फिजिक्स 1 से 2 है, केमिस्ट्री 1 से 2 है, बायोलॉजी 1 से 2 है, स्टैटिक जी के 6 से 7 हैं, और करंट अफेयर 4 से 5 और मिसलेनियस 1 से 2। अगर मैं आपको एक आम भाषा में, साधारण भाषा में बताऊं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट का वेटेज लगभग सेम जैसा रहता है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, उसके बाद पॉलिटी से, और उसके बाद ज्योग्राफी से। जनरली ये वेटेज रहता है। अगर मैं एसएससी सीजीएल के पुराने पैटर्न को देखता हूं, यानी 24-23 वाले पैटर्न को देखता हूं, चीज ध्यान रखिएगा, साइंस का वेटेज टायर 1 में कम आ रहा है और टायर 2 में ज्यादा आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई। लेकिन फिर भी अभी मुझे जो समझ में आया कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मुझे ज्यादा वेटेज जो है वो बायो को देनी है, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आता है। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे हम लोग। फिर यहां पे आ जाइएगा। एवरेज क्वेश्चन मैंने टायर 2 के मेंशन किया, मैं फिर से कहता हूं, देखो टायर 1 है, सॉरी, टायर 1 के जब हम देखते हैं तो एवरेज मुझे पता लग गया। स्टैटिक जी के सबसे ऊपर है, देन करंट अफेयर है, देन हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कम है या ज्यादा आ जाते हैं, डिपेंड करता है पेपर कैसा है। फिर टायर 2 में आप लोग देख सकते हो बायोलॉजी के 3 सवाल हैं, फिजिक्स के 3 सवाल हैं, केमिस्ट्री के 2 सवाल हैं। यानी 24 के हिसाब से साइंस का वैल्यू टायर 1 में कम था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये वैल्यू फिक्स नहीं होता, वेरी करता रहता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, देखो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होता है। कोर सब्जेक्ट, मुझे थ्योरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोर सब्जेक्ट का मुझे समझना है कि उसका बेसिक सिद्धांत क्या है, तभी उसके क्वेश्चन बन पाते हैं। उसके बाद जब मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आता हूं तो वो थोड़े रटने वाले हैं, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट हैं, तो उस पर मुझे कैसे काम करना है। अब मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड वे में ना आपके लिए इस पूरी वीडियो को अरेंज किया है। कैसे, इधर आएगा। मैंने क्या कर दिया, हर सब्जेक्ट के वो टॉपिक मेंशन किए हैं जिसके आपको जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। देखो, जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, हिस्ट्री क्योंकि वेटेज ज्यादा है, तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री क्या किया, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिर्फ पीवाईक्यूज अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि अब 1 महीने में थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। महाजनपद वाला मेंशन किया है क्योंकि यहां पे 16 महाजनपद हैं, बस आप नाम याद करेंगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगध किंगडम, इसके अंदर आप सिर्फ डायनेस्टी के नाम याद करने और कुछ नहीं करना है। और गुप्ता और मौर्य, इसके अलावा जितनी भी डायनेस्टी पड़ती हैं भाई, उनका अगर आप करना चाहें, एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, पीवाईक्यू में हल्का फुल्का देख लीजिएगा, अदरवाइज इन टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया है, देखो अब मैं इतना सारा है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 30 दिन है और मैं मध्यकालीन भारत को स्किप करना चाहता हूं, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, और मैं बता रहा हूं वॉर और ट्रीटी। बाकी चीज को सिर्फ वही बच्चा करे जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूं, मैं उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूं जो प्रो हैं, और मैं उनके लिए बात भी कर रहा हूं जो बिगनर हैं। बिगनर बच्चे को इतना टाइम नहीं है, वो क्या करें, इन दोनों को याद कर ले और यहां पे वॉर और ट्रीटीज के बारे में पढ़ ले। और जो प्रो लेवल का बच्चा है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, सबसे ज्यादा सवाल। ये जितने टॉपिक मेंशन किए, जैसे 1857 की क्रांति, हर आदमी का नाम याद कर लो, कौन अंग्रेज है ये याद कर लो। उसके बाद जितनी भी ब्रिटिश एक्ट और पॉलिसीज हैं, रटो इनको। जितना भी सवाल आता है, मैं बता रहा हूं आपको, 1905 से लेकर 1947 तक का समय, वो समय जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक चीज जो आपको याद करनी, नंबर 2, आपको याद करनी है अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, बुक्स के बारे में, गवर्नर के बारे में और वायसरॉय के बारे में। एक चीज मैं बताऊं, जितना टॉपिक यहां पे मेंशन है, ये सारे नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर इतने सारे टॉपिक कैसे, ये वो टॉपिक हैं जो आप पढ़ के जाओगे ही जाओगे, ठीक है मेरे भाई। सेम इसी तरीके से हमने पॉलिटी को बहुत सही से अरेंज किया है। यहां पर कुछ 6 टॉपिक हैं, फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल है, प्रीएम्बल है। बस इतना भी पढ़ के मैं जाऊंगा ना तो भी फायदा होगा। एक साथ में एडिशन क्या कह रहा हूं, इसको थोड़ा रट के जाना, इसको थोड़ा रट के जाना, ये हर बच्चे के लिए बता रहा हूं, इसको थोड़ा रट के जाना। जितना इनको रट के जाओगे ना क्वेश्चन, उतना ज्यादा फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये रहा हमारा पॉलिटी का।
सेम इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी को सिर्फ 9 टॉपिक में एकदम मर्ज किया है। सबसे पहले भारत का मैप खोलना और याद करना है, पड़ोसी देशों को याद करना है, ये गलत लिख दिया, पड़ोसी देशों को याद करना है, माउंटेन और पासिस को याद करना है, रिवर लेक्स याद करना है, सॉइल क्लाइमेट याद करना है, ट्रांसपोर्टेशन याद करना है, मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्किप करता है लेकिन आता है, यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है। और इसका सिर्फ स्टैटिक पार्ट क्या होता है, नील नदी कहां से निकलती है, कॉन्गो रिवर कहां है, अमेजोन रिवर कहां है, भाई ये बेसिक पार्ट मुझे पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक पार्ट नहीं पता ना भाई, आते आते सवाल मैं गलत करके आऊंगा, ये वो चीज है। इसके बाद हमें इकोनॉमिक्स के ये 5 टॉपिक, रोज बेरोजगारी और गरीबी याद रखो, 5 ईयर प्लान है, ये 5 ईयर प्लान होगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कर्व होंगे, आरबीआई, नेशनल इनकम और बैंकिंग इन इंडिया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और कुछ मत पढ़ के जाना, कम से कम ये चीज आपको करके जाना है। अब मैंने ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, क्योंकि दिन तो 30 ही है यार, मैं कितना कर सकता हूं, तो मैंने इन टॉपिक को लिखा है। अब ये अनुमान मेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि लगातार मैं पिछले 2-3 साल का देख रहा हूं, तो उसमें साइंस कम आ रही है टायर 1 में, तो हमने ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री के और ये टॉपिक बायो के शामिल किया। ऐसा नहीं इनके बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी इनको रहेगी। अब अगर इतने सारे टॉपिक मैं पढ़ूंगा तो मैं स्टैटिक जीके का क्या क्या पढ़ूं भाई, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहीं आके फंसते हैं ना। तो स्टैटिक जीके के डांस, डांसर्स के नाम, फेस्टिवल और उनकी इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनैलिटी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पेंटिंग, ड्रेस और ट्राइब, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके नाम, और जनगणना 2011 की। अगर मैं स्टैटिक जीके में कुछ नहीं करके जा रहा हूं, मैं इन टॉपिक को भी करके जा रहा हूं, तो भी मेरा बेड़ा पार होगा। मैं बता रहा हूं 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप बेफिक्र हो गए, सबसे पहले इनको पढ़िएगा। उसके बाद करंट अफेयर में, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, 1 साल का मेजर अपॉइंटमेंट, कौन सी किताब आई है, कौन सा अवार्ड आया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या है, कोई नया बिल पास तो नहीं हुआ, इंडेक्सेस क्या है, नोबेल प्राइज विनर या वेरियस अवार्ड विनर है, डेज और थीम, ये आपको याद रखना है। अब ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना, आपके लिए मैं YouTube पर ये वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर पिछले 5 साल की गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं आपको करवाऊंगा, और कोई भी बच्चा उस वीडियो को नहीं छोड़ेगा। वो 1 या 2 दिन के अंदर या जब भी 2-4 दिन के अंदर वो वीडियो आपके सामने आ जाए, कोई बच्चा उस वीडियो को नहीं छोड़ेगा। हर बच्चे को वो वीडियो अच्छे से देखनी है। अब सोर्स क्या रखूं मैं भाई, बहुत लिमिटेड सी चीज है ये सोर्स रखने का। जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा ना यार, जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा मेरे भाई, उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मुझे अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट करना है, और उसी लिमिटेड सोर्स को मुझे मल्टीपल रिवीजन में डालना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। रिसोर्सेज हमारे पास 2 तरीके का होता है, या तो वीडियो है या प्रैक्टिस कोई सेट है। तो हमने वीडियो में या तो फ्री वाईटी पढ़ रहे हैं या पेड पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बुक्स खरीद रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, पहली बात देखो, अब मैं बिल्कुल बिगिनर बच्चा हूं, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना सही नहीं है। अगर मैं बहुत बिगिनर बच्चा हूं, मतलब जस्ट मैंने तैयारी शुरू की है, तो आप गो विद द फ्लो करो। जितने टॉपिक बताएं उन्हीं को अच्छे से करके जाओ। पीवाईक्यू कोई बुक ले लो और अच्छे से करो, ठीक है। नंबर 2, जो प्रो लेवल के बच्चे हैं, जिनको लगता है यार मेरे पिछली बार कुछ नंबर से रह गया था या मेरी तैयारी ठीक है, भाई आपको सिंपल से क्या करना है, आप कोई वाईटी या कोई पेड का प्रैक्टिस बैच लो। अब पेड बैच में आप थ्योरी बिल्कुल नहीं लोगे, थ्योरी सिर्फ वो लेंगे जो बिगिनर है। तो आप पेड का प्रैक्टिस लो, नहीं प्रैक्टिस लेना भाई, कुछ नहीं करना है। तुम कह रहे हो सर हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो आप सब लोगों के लिए एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। 45 डेज 45 मैराथन मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसमें मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी मेंशन किए थे, बहुत तगड़े ढंग से करा रखे हैं। अगर आप ये भी कर लोगे ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका इंप्रूवमेंट आने लगेगा और बहुत अच्छे से आने लगेगा। ये आप बात समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इधर आ जाइए आगे। अब मुझे क्या करना है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक, कोई फिक्स सोर्स नहीं है। आज इस किताब से पढ़ लिया, कल उस किताब से पढ़ लिया, मल्टीपल चीजें चेंज करते रहेगा बच्चा। एग्जाम टाइम, यार ये मार्केट में अच्छी बुक आई है, यार इस टीचर के अच्छे नोट्स आ रहे हैं, फायदा नहीं होगा। जिससे तुमने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। पीवाईक्यू को अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो सिलेक्शन भाई बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और एक बच्चे में ना बड़ा दिक्कत वाली बात लगती है, वो यूट्यूब खोलेगा और बैठ जाएगा, 1 घंटे की वीडियो, 4 घंटे की वीडियो देख रहा है। लिखो भाई, जो टीचर बता रहा है, तुम कैसे रिवाइज करोगे कल को जाओगे। तो जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप मान लो मेरी भी कोई वीडियो देख रहे हो ना, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए कि इस टीचर ने जो बोला और जो मुझे नहीं आता मैं लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा। जितना लिखूंगा उतना ज्यादा उसको रिवाइज करने का टाइम भी तो मिलेगा, ठीक है। रिवीजन अच्छे से करो,
ज्यादा यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं कि नहीं यार बस अब तो आराम है यूट्यूब पे देखता रहूंगा, जब तक खुद रिवीजन नहीं करोगे। अगर आप 8 घंटा यूट्यूब देख रहे हो ना, तो 5 घंटे उसके रिवीजन में भी रखो, अदरवाइज ये पूरा पढ़ा हुआ सब पानी हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पेपर में ऐसे लगेगा इसका आंसर ए होगा बी, बस वो रिवीजन की कमी हो जाएगी। आते आते सवाल गलत होते हैं, उसका दुख ज्यादा होता है। तो ये बात आप जान लो कि आपको बहुत सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है। आप जब भी यूट्यूब पे किसी की भी क्लास देखोगे, इसके नोट जरूर बनाओगे और मल्टीपल रिवीजन करोगे। जो आज पूरे दिन में पढ़ लिया, रात को सोने से पहले रिवाइज करोगे, और संडे को ज्यादा वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे। भाई ये पैटर्न को फॉलो करिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन सारे देखो। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे करवा भी रहा हूं, उनको अच्छे से देखो, नोट्स बार बार रिवाइज करो। वीक टॉपिक, जो टॉपिक मैंने आपको बताया उनमें से आपको लगता है अगर कोई टॉपिक बहुत वीक है उस पर फोकस करो, ठीक है। दूसरी बात, और कोशिश करो कि जो प्रोबेबल एग्जाम टाइम होता है उसमें मॉक टेस्ट लगाओ, और एग्जैक्ट वैसे ही जैसे पेपर होता है। घर वालों को मना कर दो कोई नहीं आएगा, या लाइब्रेरी में बैठ के दो, कहीं भी दो, ऐसा जैसे पेपर का माहौल हो। और जनरली कोशिश करो जैसे एसएससी के अलग अलग शिफ्ट होते हैं ना, आप उन्हीं शिफ्टों में ट्राई करो कि अगर आप 3 मॉक दे रहे हो तो वही दो जो प्रो लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेली रूटीन मेंटेन करो, अच्छा खाओ, थोड़ा वॉक करो, मेंटली स्टेबल रहो, ये काम करो। और मॉक टेस्ट को बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह देना, मतलब ऐसा नहीं कि यार चल दे दूंगा, ये तो मुझे आता ही था, बी होगा इसका आंसर, ये तो मुझे आता ही था। जब भी मॉक दोगे अपनी गलतियां देखोगे, जब भी मॉक करोगे संडे टू संडे उन सारे मॉक को रिवाइज करोगे, क्या क्या तुम्हारी गलती है, कोई चार्ट लगा लो, कोई टेबल लगा लो, कहीं भी लिखो कि ये मैंने गलतियां की थी चैप्टर के अंदर। जिस भी यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो उसके बारे में जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगे वो सारी लिख लो। इस तरीके से जाके मैं कहीं रिवीजन कर पाऊंगा मेरे भाई। अब सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग चिपके हुए हैं कि इंस्टा देख लूं, नहीं अभी नहीं देखना है, ठीक है। खुद पर भरोसा रखो। कोई बच्चा कहेगा यार तेरा तो हो नहीं पाएगा, तेरे तो मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, नहीं देखने मुझे नंबर, मुझे भरोसा है मैं कर लूंगा। और सच मानना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मॉक में जबरदस्त कर रहे हैं, पेपर में जाके रह गए। और कई लोग मॉक में बेकार है लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस है, पेपर में अच्छा करे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी, सिलेबस को पूरा करने की भगड़दड़ ना, मुझे नहीं, उस रेस में मैं नहीं हूं। सिलेबस नहीं पूरा करना मुझे, देख एक ना टॉपिक वर्ड बोल रहा हूं, मतलब ROT वर्ड होता है, रिटर्न ऑफ टॉपिक। उस टॉपिक से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मैं पूरी इकोनॉमिक ऐसे करके आ रहा हूं, मैंने 1 महीना लगा दिया, उससे मेरा 2 सवाल आने हैं। जो टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिए ना वो ROT टॉपिक है, उन टॉपिक से इतना रिटर्न आएगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा देखकर। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, फालतू की चीजों में ना पढ़े। अगर 1857 की क्रांति की चीजों में बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं जाना, भी तुम्हें उस लिमिटेड सोर्स पे रहना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। ज्यादा फोकस रहोगे कम चीजों के ऊपर, ज्यादा स्कोर करके आओगे, ठीक है। नया कंटेंट, अरे यार ये पूरा कंटेंट नया आ गया, भगवान तो नहीं इतना अच्छा कंटेंट दे, नहीं, जो अपना कंटेंट है बार बार उसी को पढ़ो। कुछ चीजें नहीं ऐड हो सकती, सारी चीजें नहीं हो सकती, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आइएगा, अगर ये वर्दी आपको चाहिए, ये सितारे कंधे पर चाहिए, तो ये बात मान लो कि जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे, स्मार्टली काम नहीं करोगे, हार्डवर्क तो करना ही करना, उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग कहेंगे कि जीएस नहीं हो सकती बढ़िया, मैं गारंटी कह रहा हूं अगर तुम इन टॉपिक पे फोकस करके PYQ लगाओगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से तैयारी होगी। और आप अगर तैयारी करना है जीएस की इन आखिरी के 30 दिनों के अंदर, भाई मैं ये कहूंगा कि मेरी क्लासेस को देखो, यूट्यूब के नोट्स बनाओ। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें पेड लेना मत लो, पेड मैं कह ही नहीं रहा हूं पेड लो, तुम यूट्यूब पे पढ़ो मुझसे। और ये एकदम गारंटी दे रहा हूं तुम्हें कि यूट्यूब पे जब आप मुझसे पढ़ोगे ना, आपकी जीएस के अंदर इंप्रूवमेंट 10 दिन में अंदर आपको दिखने लग जाएगी। आप मेरी PYQ वाली सीरीज उठाओ, ये 45 डेज वाली, आपको डिफरेंस फील होने लग जाएगी कि आपको कुछ आता है। और इसके अलावा आप, मेरा एक चैनल है GS with DS सर, ये यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, वहां पर बहुत तगड़े तरीके से मैं बहुत यूनिक वे से आपको 10-10 मिनट के अंदर टॉपिक करवा रहा हूं, स्टैटिक जीके बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, और एक थोड़ा सा यार मैं एक पॉइंट भूल गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान सुनेगा। ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, GS with DS सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत यूनिक चीजें आ रही हैं। भाई एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, लेकिन हर बच्चा याद जरूर रखे, ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। रोजाना जब आप सोते हो ना, तो अगले दिन का लिस्ट बना के सो कि अगले दिन मुझे ये सारी चीजें करनी है। रैंडम मत भागो कि ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, वैसे भी कर लूंगा। जो इंपॉर्टेंट है पहले वो किया जाएगा, जो आपने लिखा है उसी को फॉलो किया जाएगा। 30 दिन बहुत ज्यादा नहीं है,
स्मार्टली काम करोगे तो 30 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर सीधा जैसे खेत में हम खेती करते हैं ना, रैंडम नहीं होता, कहीं कस्सी चला दी, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, पहले मैं ये कैरी करूंगा फिर ये कैरी करूंगा। तो ऐसे ही एग्जाम भी होता है, पहले मुझे ये टॉपिक करना है, फिर ये टॉपिक करना है, फिर ये टॉपिक करना है। और रिवीजन शुड बी देयर। आपको रिवीजन पे इतना ज्यादा फोकस करना है कि अगर उस टॉपिक से कोई सवाल आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। नया टॉपिक तो बात की बात है, जो आता है उससे गलत अगर होगा दिक्कत वहां पे आती है। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे मुझसे टायर 2 में भी मिलेंगे, और रोजाना मेरी अब जो यूट्यूब क्लास हो रही है वो भी देखेंगे। 45 डेज जो हमारी मैराथन है, भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, आप इन 45 डेज मैराथन को देखो। मैं सच बता रहा हूं, जब टायर 1 का पेपर दे के आओगे ना, आप आके कहोगे सर मजा आ गया, इतने अच्छा कंटेंट यहाँ पे है। पेड कंटेंट को भी फेल करेगा भाई, इतना ज्यादा बढ़िया कंटेंट यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए भाई, अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का दिन बिल्कुल हमारे नज़दीक है, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर और हमारे अपने चैनल पर जीएस विद डीएस सर पर लाता रहूंगा। जो पहली बार मुझे बच्चा देख रहे हैं, भाई मेरा नाम डीएस सर है और मैं आपको जीएस का धुरंधर बना रहा हूँ, और डीएस बाबा की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस दुनिया के अंदर आपकी जीएस को मजबूत करना, बस यही लक्ष्य लेकर मैं इस दुनिया में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।